चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी अवधेश और विवेक आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद से गदर मचा हुआ है। सरकार के आश्वासन के बाद सुखदेव गोगामेडी की पत्नी अंतिम संस्कार के लिए मान गई हैं। आज गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं जयपुर के एक अस्पताल की, जहां लोगों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद हुआ। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर धीरे धीरे करके जो संख्या है समर्थकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी सुखदेव गोगामेडी के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। खुद सुखदेव की पत्नी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि फरार हत्यारों को 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाए, वरना फिर आंदोलन होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी। गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। हालांकि सुखदेव हत्याकांड के बाद कई कदम उठाए गए हैं। गोगामेडी मर्डर की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। DGP ने ADG क्राइम की अगुवाई में SIT बनाई है, जो जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा सुखदेव के परिवार को सुरक्षा के साथ हथियार का लाइसेंस भी दिया जाएगा। हत्याकांड के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि सुखदेव का पोस्टमार्टम होने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के बाद बीजेपी का जोश काफी हाई है। अब इसके बाद आज PM मोदी का अभिनंदन किया जाएगा दिल्ली बीजेपी दफ्तर में संसदीय दल की बैठक के बाद। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। 3 दिसंबर को जब नतीजे आए तो पार्टी मुख्यालय में शानदार जश्न का आयोजन हुआ था। खुद PM मोदी ने 2024 में जुट जाने की अपील की थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अभेड़ी चोटी का जोर लगाएगी। एक तरफ बीजेपी 2024 की रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी, जिसमें 3 राज्यों में मिली जीत पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। आलाकमान को फैसला लेना है, लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के गढ़ में जिस तरीके से जंग ऐलान किया है, उससे एक अलग ही संदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। नेता CM पद की लालसा लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद जनता के बीच में है और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला, इतिहास में कभी नहीं मिला। आपने चमत्कार कर दिया। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका और छिंदवाड़ा सीट जीतने का संकल्प लिया। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को धन्यवाद देते हुए PM मोदी की जमकर तारीफ भी की। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता के मोदी जी को भेंट कीजिए। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के पैर भी धोए, क्योंकि लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की जीत में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो इंडिया गठबंधन में हार पर लेकर मंथन जारी है। खड़गे के घर हुई बैठक में शीतकालीन सत्र जो संसद में चल रहा है उसको लेकर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई, और लेकिन TMC ने इससे दूरी बना ली है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार के बाद इंडिया गठबंधन का मंथन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के पार्लियामेंट्री लीडर्स जुटे, जिसमें 17 विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। TMC ने इंडिया की बैठक से दूरी बनाई, जिन्होंने संसद में पेश होने वाले बिलों को लेकर चर्चा की। बैठक में सरकार के रवैये को लेकर भी मंथन हुआ। वो पहले ही बोल दिए थे आ नहीं पाएंगे आज की मीटिंग में। हर दिन होता है कि कोई एक पार्टी 2 पार्टी कोई ना कोई मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं। मेरे ख्याल 17-18 पार्टी मौजूद थे। TMC के बैठक में शामिल नहीं होने पर महाराष्ट्र के CM ने तंज कसा और दावा किया कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गठबंधन उम्मीदवार की भी मांग बढ़ने लगी है।
अगर वैसे ही एकजुटता के साथ 1 वर्सेस 1 भाजपा के एक चुनाव चिन्ह के सामने विपक्ष का एक चुनाव चिन्ह अगर इलेक्शन होता है तो अवश्य इंडिया गठबंधन चुनाव भी जीतेगा और मजबूत बहुमत से जीतेगा। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की कोशिश एकजुट होकर बीजेपी को मात देने की है। छत्तीसगढ़ चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी और हार की वजह तलाशेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन चल रहा है। कांग्रेस हार के बाद कारणों की तलाश में जुटी है। जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 90 सीटों में से 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी ने 54 सीटों पर विजय प्राप्त कर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर जीत सुनिश्चित करने वाली कांग्रेस अब वास्तविक नतीजों पर मंथन कर रही है। हार के बाद कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लेने और हार की समीक्षा करने की बात कह रही है। हम सब करेंगे, चर्चा करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, सभी नेताओं से फीडबैक लेंगे कि हो सकती है हमारी कहाँ चूक हुई है और कहां हम लोग को ठीक करना है। हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ईवीएम पर भी कांग्रेस चिंतन कर रही है। ईवीएम का सवाल जब से ईवीएम आया है तब से उठ रही है। आपको याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें चिंतन करने की है। अब एक और कांग्रेस हार पर चिंतन मंथन करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए रणनीति तैयार कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है, तो अब रेवंत रेड्डी वहां के सीएम बनने वाले हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस को पहली जीत दिलाने वाले फायर ब्रांड नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी का राज तिलक होगा। आज हैदराबाद के विशाल लाल बहादुर स्टेडियम में करीब दोपहर 1 बजे रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साल 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रेवंत रेड्डी के शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें एन उत्तम कुमार रेड्डी या उनकी पत्नी पद्मावती रेड्डी, सी दामोदर राजा नरसिम्हा, मल्लू भट्टी, विक्रमार्क, डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर गौर के नाम संभव माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को पछाड़कर एक निर्दलीय जीत हासिल की। उसके बाद ऑटो रिक्शा पर विजय जुलूस निकालकर सबको हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई किले बीजेपी की सुनामी में ढह गए, लेकिन रतलाम की सैलाना सीट पर न तो बीजेपी कुछ कर सकी और न ही कांग्रेस का कोई असर रहा। दोनों ही बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हराकर प्रदेश के इकलौते निर्दलीय विधायक के रूप में पहचान बनाई है। आदिवासी समाज से आने वाले कमलेश्वर डोडियार ने बीजेपी और कांग्रेस को मात देकर 4000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। नवनिर्वाचित विधायक ने चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़ा और जीत के बाद ऑटो रिक्शा पर बैठकर जुलूस निकाला। लोगों की खेती बाड़ी ठीक ढंग से हो सके, एग्रीकल्चर को ठीक से कर सके, उनके खेतों तक मैं पानी पहुंचाने के इंतजाम करूंगा। उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार समस्या पैदा होती है लाइट की, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। परिवार से बेहद गरीब कमलेश्वर डोडियार के पिता एक बीमारी से ग्रस्त हैं और मां मजदूरी करती हैं, जिन्हें आज बेटे की जीत पर गर्व है। अब विधायक बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, यही काम कैसा करेगा, फिर बाद में खत्म पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाले कमलेश्वर डोडियाल की जीत ने न केवल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई है, बल्कि बीजेपी प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं नमस्ते भारत में 3 मिनट में 30 खबरें। अनुमुला रेवंत रेड्डी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेलंगाना के सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सीएम धामी बोले, ये आयोजन राज्य में निवेश के लिए बड़ा अवसर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने धोए महिलाओं के पैर। सरकार बनाने के बाद लाडली बहनों को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर लगाए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का आरोप लगाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। जहरीली शराब समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। आज राज्यसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023।
गुजरात का गरबा डांस यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई। गुजरात के सीएम ने कहा, गौरव का पल। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज से दूसरा चरण शुरू हुआ। 2 पालियों में, फिर 15 दिसंबर से 1 पाली में परीक्षा। लखनऊ के कुकरैल किनारे बसी आबादी में बुलडोजर एक्शन, 44 मकानों को जमींदोज किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हादसा, 2 वाहनों के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के आगरा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, लास वेगास के नेवादा विश्वविद्यालय में फायरिंग के दौरान 3 की मौत। टेक्सास में सिलसिलेवार हमले में 6 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। ओमान के समुद्र में एक जहाज में लगी आग, आग लगने का कारण पता नहीं। हमास ने भी इजरायल की तरफ दागे रॉकेट, आसमान में एक साथ नजर आए कई रॉकेट्स। इमारतों के मलबे में दबकर कई लोग घायल हुए, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा, सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां आतंकी छिपे हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में जनीन शरणार्थी शिविर पर छापा मारा, एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली गई। वेस्ट बैंक में भी बिखरा नजर आया इमारत का मलबा, इजरायल के हमले में कई इमारतें गिरी। गाजा में इजरायली सेना के अभियान का तीसरा चरण जारी है, हमास के खात्मे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलता रहेगा। इजरायली सेना का दावा, गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया हथियारों का वीडियो। गाजा पट्टी पर इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। बुधवार को गाजा पट्टी में सुनाई दिए कई धमाके। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 24 घंटे के दौरान इजरायल की बमबारी में 73 लोगों की मौत। गाजा पट्टी में इजरायल के टैंक भी नजर आ रहे, सैनिकों को बैकअप देने के लिए टैंक्स का इस्तेमाल। तेल अवीव में लगाई गई प्रदर्शनी, 7 अक्टूबर की घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में प्रदर्शनी लगाई गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, गाजा में सीज फायर खत्म होने के लिए हमास को ठहराया जिम्मेदार। इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला T20 में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 38 रनों से हराया। इस वक्त एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। सुखदेव गोगामेडी का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा और इसको लेकर इंतजाम कर लिए हैं, प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें कि देर रात सुखदेव गोगामेडी के परिजनों ने धरना खत्म कर दिया था, उनकी लगभग सभी मांगें मान ली गई है और सुखदेव गोगामेडी की पत्नी ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द हो। इसको लेकर डीजीपी ने एसआईटी भी बना दी है और आज दोपहर 2 बजे सुखदेव गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उनकी पत्नी की जो ज्यादातर मांगे थी वो मान ली गई हैं, लेकिन सुखदेव की पत्नी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि जो आरोपी हैं उनकी 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो और प्रशासन ने उनकी मांगे मानी है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में गदर मचा हुआ है, जमीनी हालात क्या हैं वो जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं जयपुर में। हमारी सहयोगी मदिहा खान जुड़ गई हैं। मदिहा, सुखदेव गोगामेडी का अंतिम संस्कार 2 बजे किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उनको संवेदनशील ही कहा जाएगा, किस तरीके की तैयारी है? बिल्कुल, मैं सबसे ताज़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दूं कि तकरीबन 8:15 बजे, यानी कि अब से महज कुछ मिनट पहले ही यहाँ से सुखदेव सिंह गोगामणि, जो कि जिनका पार्थिव शरीर राजपूत सभा भवन लाया गया था एसएमएस अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद, यहाँ पर महज कुछ मिनट ही उनको लाया गया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि दी और यहाँ से अब गोगामणि के लिए निकाल दिया गया है। जयपुर में 1-2 जगह उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर जो लोग हैं, करनी सेना के लोग, राजपूत समाज के लोग, वो सब इकट्ठा होंगे, उनके समर्थक, उनके जान पहचान के लोग, और फिर यहाँ से सीधे रवाना हो जाएगा गोगामणि के लिए, जहाँ पर उनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है, जहाँ से वो खुद आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, कल जो है काफी कुछ देखा गया, क्योंकि जब से सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या हुई थी तो कल धरना बड़ा होता हुआ हमें दिखा। परसों रात से धरने पर करनी सेना के लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, सभी ने कह दिया था ये धरना चलता रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। अब उनकी मुख्य मांगे क्या थी? उनकी मुख्य मांगे थी कि वो एनआईए से जांच चाहते थे। जिन हत्यारों ने उनको
को मारा है, उनका एनकाउंटर तक की बात उनकी पत्नी ने हमारे इंटरव्यू में ये बात कही कि वो चाहती है उनका एनकाउंटर हो। लेकिन जब बातचीत हुई प्रशासन से, लगातार प्रशासन से ये लोग संपर्क में थे, संघर्ष समिति बनाई गई थी, उनकी पत्नी और संघर्ष समिति लगातार यहाँ के कमिश्नर से बातचीत कर रही थी और जो उनकी मुख्य मांगे थी उसमें परिवार की सुरक्षा थी, एनआईए से जांच थी, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको लेकर बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको दिखा देते हैं नमस्ते भारत में 2 मिनट में देश की खबरें। चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा, लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोग मजबूरन घरों में कैद। चेन्नई में मिचोंग तूफान से मचा हाहाकार, शहर में आया जल सैलाब, लोगों ने पलायन शुरू किया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बारिश के बाद झरने से पानी का बहाव तेज हुआ, मिचोंग तूफान के बाद भारी बारिश का असर। चेन्नई में तूफान मिचोंग का कहर, शहर में आई जल प्रलय, लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही। चेन्नई के पल्लई करनई में इंडियन नेवी रेस्क्यू कार्य में जुटी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू। आंध्र प्रदेश में तूफान मिचोंग ने मचाई तबाही, एलुरु के सरकारी अस्पताल में भारी जल भराव। आंध्र प्रदेश के कई गांवों में मिचोंग तूफान से मची तबाही, किसानों की फसलें पानी में डूबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठक भी करेंगे। पंजाब के फाजिल्का में पाकिस्तान से भारत में हो रही ड्रग स्मगलिंग का भंडाफोड़ हुआ, 4 किलो 155 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और गैंगस्टर के खिलाफ चलाया ऑपरेशन सील, 42 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 38 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अशोक गहलोत पर मानहानि केस में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। गहलोत की तरफ से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर दायर हुई थी याचिका। सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले में सज्जन कुमार पर कोर्ट ने आरोप किए थे तय। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोग की विशेष अपील पर आज होगी मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी महेंद्र किश्तिया को किया अरेस्ट, माओवादी पर 2 लाख का इनाम था घोषित। और चलिए आज का स्पेशल सेगमेंट देखने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, राजस्थान में सीएम का सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। क्या आपने फाइनल राउंड में पहुंच गया है, सवाल ये भी उठता है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं किसी के नाम को लेकर। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस सस्पेंस के केंद्र में रही वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। वसुंधरा आज बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी, बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी वसुंधरा की मुलाकात हो सकती है। आज की इन मुलाकातों के बाद राजस्थान के सीएम फेस पर तस्वीर साफ हो सकती है। जयपुर से अपनी ताकत दिखाने के बाद राजस्थान की सियासत का केंद्र बनी वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं। बुधवार देर रात जब वसुंधरा दिल्ली के लिए रवाना हुई तो सवाल यही था कि आखिर उनके दिल्ली दौरे का मकसद क्या है। क्या बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान के लिए सीएम फेस तय कर लिया है? इन सवालों का जवाब हम बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए वसुंधरा ने खुद क्या कहा। मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? सियासत में चुप्पी भी एक अस्त्र है, लिहाजा वसुंधरा ने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। लेकिन राजस्थान के सीएम पद के लिए चल रही उठापटक के बीच वसुंधरा के दिल्ली दौरे का मकसद सिर्फ पारिवारिक नहीं है, ये दौरा शुद्ध सियासी है। वसुंधरा बीजेपी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंची है। आज सुबह 10:30 बजे वसुंधरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। दिन में वसुंधरा राजे बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। महारानी दिल्ली पहुंची तो ये सवाल भी दिल्ली पहुंच गया है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। क्या तीसरी बार महारानी के सिर ताज सजेगा या दिल्ली में कोई चौंकाने वाला फैसला होगा? कि वसुंधरा राजे का नाम पहले से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं कहा गया, इसलिए ये असमंजस बना हुआ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। वो 2 बार की सीएम है, वो जहाँ जाती है लोगों को आकर्षित करती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन
जनता की पसंद कुछ और हो सकती है और आलाकमान की पसंद कुछ और हो सकती है। जैसे कि चर्चा है कि आलाकमान उन्हें शायद सीएम बनाना नहीं चाहती, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ पूरे राजस्थान में, खासतौर पर बीजेपी में। सीएम पद के लिए अकेले वसुंधरा रेस में नहीं है। वसुंधरा के अलावा दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी चर्चा में है। इन चर्चाओं के बीच दिल्ली में होने वाले फैसले से पहले वसुंधरा ने 4 दिसंबर को ही जयपुर में डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपनी ताकत दिखा दी थी। वसुंधरा समर्थकों ने तभी दावा कर दिया था कि चर्चा चाहे जो भी हो, 70 से ज्यादा विधायक महारानी के साथ है। लीडर है तो निश्चित रूप से जाते ही क्यों नहीं जाते, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। नेचुरली वो तो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें विधायक अपनी राय देंगे और फिर नेतृत्व तय करेगा। हालांकि आलाकमान को ताकत दिखाने के बाद वसुंधरा का अंदाज थोड़ा बदला। वसुंधरा के घर के बाहर मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग लग गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान से वसुंधरा की बात हुई है। वसुंधरा ने पार्टी लाइन के साथ रहने का भरोसा दिया है। राजस्थान बीजेपी के दूसरे दिग्गजों के साथ बीजेपी आलाकमान चर्चा कर चुका है। ऐसे में वसुंधरा के दिल्ली दौरे की अहमियत और बढ़ जाती है। वसुंधरा ऐसे वक्त में दिल्ली पहुंची है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ही सीएम के चेहरे पर मुहर लगने की संभावना है। ऐसे में आज दिन भर राजस्थान की सियासत पर नजर रखने वालों की नजर दिल्ली पर होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा? 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ये जो सवाल है सबसे ज्यादा हवा में तैर रहा है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बीजेपी में कई राउंड अब तक मंथन हो चुका है, लेकिन अब तक 3 राज्यों में सीएम का फेस कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, खुलासा नहीं हो पाया है। बुधवार को भी पीएम मोदी ने एक बैठक की, सीएम फेस को लेकर मंथन किया गया बड़े दिग्गजों के साथ। रिपोर्ट देखिए। मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि 3 सूबों में विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी 3 राज्यों में किन नेताओं को सीएम बनाएगी। बम्पर जीत के बाद भी आखिर सीएम फेस के ऐलान में देरी क्यों हो रही है? क्या नए और पुराने चेहरों के बीच पेच फंस गया है? 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए। आज 7 दिसंबर तक सस्पेंस बना हुआ है कि 3 राज्यों में सीएम कौन बनेगा। सीएम का नाम तय करने के लिए बीजेपी में टॉप लेवल पर मैराथन मंथन हो चुका है। बुधवार को पीएम मोदी के आवास पर बैठक हुई। इससे पहले मंगलवार को भी पीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में पीएम के साथ अमित शाह शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को भी इस बैठक में पीएम के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। इससे पहले मंगलवार को भी ये बैठक करीब 4 घंटे चली थी। इन दोनों बैठकों का सिंगल एजेंडा था, तीनों राज्यों के सीएम पर फाइनल फैसला। इन बैठकों में क्या फैसला हुआ, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि अब सीएम पर सस्पेंस जल्द खत्म होने वाला है। पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। महत्वाकांक्षा सिर्फ और सिर्फ यही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की बहुमत आ चुकी है, हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में सीएम की रेस में शामिल वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं, यानी राजस्थान का फाइनल फैसला करीब करीब तय है। चर्चा है कि बीजेपी की नजर भविष्य पर है। बीजेपी युवा चेहरों को सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी ऐसे नेताओं को आगे करना चाहती है जो अगले 25 साल तक पार्टी का चेहरा बने रहे। इसके साथ ही पार्टी की नजर मिशन 2024 पर भी है। इसलिए जो दावेदार दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, वो जमीन पर उतरकर मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 21 सांसदों को भी मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसदों ने चुनाव जीत लिया। 11 बीजेपी सांसद अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम का नाम तय करने के साथ ही चुनौती इन हैवीवेट दिग्गजों की भूमिका को लेकर भी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 3 राज्यों में सरकार का यूपी मॉडल लागू कर सकती है। तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। समीकरणों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम के नाम तय होंगे।
यानी मंथन सिर्फ सीएम के नाम पर नहीं हो रहा, मंथन पूरी सरकार पर हो रहा है। नजर भविष्य पर है, इसलिए सीएम वाला सस्पेंस लंबा खिंचता दिख रहा है। हालांकि अब यह तय है कि अगले 48 घंटे में कौन बनेगा सीएम वाले सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। तो नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।